नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और मैं मस्त राम आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा बाबर का इतिहास कि भारत में मुगल जो है वो कैसे आते हैं, किन कंडीशनों में भारत में मुगल आते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आज बाबर के बारे में। तो जो बाबर था उसका जन्म जो है वो 1482 ईस्वी की फरगना में होता है। फरगना के जो आज का आधुनिक उज्बेकिस्तान है वहां पर बाबर का जन्म होता है। और उसके पिता जो थे वो उमर शेख मिर्जा थे और माता जो थी कुतुबनिगार खानम था उनका नाम। और जो उमर शेख मिर्जा थे वो पिता जो थे उनके वो तैमूर के वंशज थे और जो माता थी वो चंगेज खां की वंशज थी। तो 1494 में बाबर के पिता की उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है। केवल 12 वर्ष की आयु में वो राजगद्दी पर बैठ जाते हैं और उन्होंने वहां अपनी सेना इकट्ठा करनी शुरू कर दी और आसपास की रियासतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया ताकि उनके पास धन की कमी ना रहे। कई युद्धों में उनकी जो है वो असफल होते हैं, कई युद्धों में, और कई युद्धों में उनको जीत मिलती है। अब भारत की तरफ उनका रुख होता है बाबर का। जब बाबर भारत की तरफ आते हैं 1518 और 19 में, उस समय जो भारत में दिल्ली सल्तनत काल चला हुआ था, तो यहाँ पर शासन कर रहा था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक माना जाता है। अंतिम शासक था, उसका जो शासनकाल था वो था 1517 से लेकर 1526 में। 1526 में बाबर जो है उसे मार देता है पानीपत के फर्स्ट वार में, पानीपत के पहले युद्ध में, द बैटल ऑफ पानीपत, वो फर्स्ट वार में वो उसको मार देता है। और भारत में जब बाबर आता है, 5 आक्रमण जो है बाबर के भारत में माने जाते हैं। 5वां आक्रमण जो है वो पानीपत का युद्ध माना जाता है, पानीपत का पहला युद्ध माना जाता है। 1518 और 19 में बाबर जलौर और भैरा पर आक्रमण करता और यहां से काफी धन लूट कर वापस ले जाता है। बाबर एक लुटेरा था, बाबर एक लुटेरा था और उसने कई तरह से हमारे भारत से धन लूटा था। उसने 4 बार वो धन लूट चुका था, लेकिन जब 5वीं बार आता है तो वो क्यों आता है उसकी बात मैं डिटेल से बताता हूं। उस समय जो हमारे आज के राजस्थान है, चित्तौड़गढ़ में, वहां पर शासन कर रहा था राणा सांगा। अब राणा सांगा वहां पर शासन कर रहा था, तो इस इधर पूर्व की तरफ जो बंगाल है उसकी तरफ कर रहा था महमूद लोधी। और ये महमूद लोधी जो है वो इब्राहिम लोधी का कजन था। इसने और राणा सांगा ने एक पत्र लिखा बाबर को कि आप भारत में आइए, दिल्ली में हमारे पास जो वहां पर शासन चला हुआ है इब्राहिम लोधी का, उस रियासत में, दिल्ली की रियासत में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है। क्योंकि आपको पता है उस समय जो हमारा भारत है वो रियासतों में बटा हुआ था और बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है तो हमारे भारत की स्थिति सही वैसी ही थी जिस समय 1000 ईस्वी की बात की जाए, उस मोहम्मद जो गजनबी था, महमूद गजनबी, उस समय ने जो भारत पर आक्रमण किया था वैसी ही स्थिति यहाँ पर थी। और जो मोहम्मद गौरी था उस समय भी वैसी ही स्थिति थी, क्योंकि जो आंतरिक विद्रोह थे वो चले हुए थे और आपस में जो राजा थे रियासतों के, उनकी आपस में नहीं बनती थी। तो ये पत्र लिखते हैं राणा सांगा और महमूद लोधी, बाबर को पत्र लिखते हैं कि आप आइए। और बाबर इसी लालच में भारत में आता है, लेकिन इन्होंने कहा था कि आप जैसे ही यहाँ से दिल्ली को लूटोगे और चले जाओगे, और जो दिल्ली को हमें सौंप के चले जाएंगे। तो बाबर दिल्ली में आता है और ये होता है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है। और जो बाबर की नीति थी वो मंगोल नीति थी। क्या नीति थी? वो मंगोल नीति थी। वो क्या करता था, युद्ध से पहले ही यहां पर पहुंच जाता था, युद्ध से पहले ही यहां पर पहुंच जाता था और वहां पर जो है कई ट्रैप बना देता था, वो खुदाई करके ट्रैप बना देता था ताकि दुश्मन जो सेना है उसमें गिर जाए, ताकि वहां से निकलते निकलते तो वो काफी जो है दुश्मनों को मार चुका होता था। एक नीति। और दूसरी नीति थी उसको पीछे से घूम के मारना। एक सेना की टुकड़ी उसकी बिल्कुल आगे रहती थी और वो रथों को, वो घोड़ों को और हाथियों को, तोपों को एक साथ बांध देता था, एक साथ बांध देता था। ये उसकी बहुत ही बड़ी प्रमुख चाल हुआ करती थी। और उसके बाद वो पीछे से घूम कर भी युद्ध करता था। पीछे से घूम कर मारना भी बाबर की बहुत ही एक कला मानी जाती है, कला मानी जाती है। और उसके ने जो गन पाउडर का प्रयोग किया है, बंदूक और तोपों का प्रयोग किया है, वो सबसे पहले भारत में बाबर ही ले आता है। लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में बाबर तोपों का प्रयोग नहीं करता। इससे पहले भैरा और जलौर में जब आक्रमण करता है तो वहां पर वो गन पाउडर का प्रयोग करता है, तोपों का प्रयोग करता है और बंदूकों का प्रयोग करता है। फिर पानीपत में भी वो वैसे ही करता है।
और उसके जो मुख्य तोपची थे वो थे, मुख्य जो उसके तोपची थे वो थे उस्ताद उस्ताद अली, उस्ताद अली और मुस्तफा और उस्ताद अली, मुस्तफा और उस्ताद अली ये उसके मुख्य तोपची थे। यहां से कई बार प्रश्न बन चुका है क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं प्रश्न इनसे निकलते हैं। मुस्तफा और उस्ताद अली जो है वो उसका मुख्य तोपची रहे हैं। फिर बाबर आता है और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को मार देता है। भले ही बाबर के पास सेना कम थी लेकिन इब्राहिम लोधी के पास सेना ज्यादा थी, फिर भी इब्राहिम लोधी हार जाता है क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास काफी हाथी थे और बाबर के पास तोपें थी। जैसे ही तोपें चलाते हाथी भयभीत होकर अपने ही सैनिकों को कुचलने लगते हैं। इसी वजह से वहां पर 20,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोधी मारा जाता है और बाबर की विजय हो जाती है। अब बाबर दिल्ली में आता है और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। यहां से खत्म होता है दिल्ली सल्तनत काल, फिर होता है मुगल काल शुरू। अब राणा सांगा और महमूद लोधी तो इस फिराक में बैठे थे कि बाबर जो है वो यहां से चला जाएगा, शायद आज जाएगा, संडे को जाएगा, मंडे को जाएगा, शायद जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जाएगा, लेकिन बाबर भारत से नहीं गया क्योंकि उसको बुलाया गया था। और अब आप सोचो उज्बेकिस्तान, काबुल उज्बेकिस्तान जो है, और वहां की उज्बेकिस्तान और दिल्ली की हवा में काफी फर्क था। दिल्ली में कैसी हरियाली थी और वहां रेतीला इलाका था। अब वहां बाबर को बिल्कुल जो है वो सारा इलाका भा गया दिल्ली का और वहीं पर बैठ गया और भारत का ही होकर रह गया बाबर। और बाबर को जो है, बाबर ने अपनी किताब लिखी है अपनी बाबरनामा, बाबरनामा उसने लिखा और सबसे पहले जो है किसी राजा ने किताब लिखी है तो बाबर था जिसने अपना सारा जो वृतांत है वो बाबरनामा में लिखा है। उसके बाद बाबर नहीं जाता है और दिल्ली में ही बैठ जाता है, लेकिन राणा सांगा को ये नहीं राज आया कि यहां से बाबर नहीं जा रहा है। तो राणा सांगा ने क्या किया कि राणा सांगा ने चाल चलना शुरू कर दी। राणा सांगा ने महमूद लोधी को अपने साथ, महमूद लोधी तो पहले से ही उसके साथ था, राणा सांगा के साथ ही था महमूद लोधी, लेकिन वो क्या करता है कि वो हसन खां मेवाती और आलम खां लोधी, आलम खां लोधी हसन खां मेवाती को साथ में ले लेता है और बाबर के साथ एक और युद्ध होता है। बाबर के साथ एक और युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है खानवा का युद्ध। खानवा, ये होता है खानवा का युद्ध। और खानवा का जो युद्ध, खानवा का युद्ध है वो होता 17 मार्च 1527 को, 1527, 17 मार्च 1527 को हुआ था। और राणा सांगा की जो हेल्प करने के लिए थे वो राजपूत राजा थे, राजपूत राजा थे, महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती था, हसन खां मेवाती था और काफी जो है वो आलम खां लोधी भी था इनके साथ। और ये इसके साथ युद्ध होता है बाबर के साथ 17 मार्च 1527 में। लेकिन इसमें क्या होता है, हसन खां मेवाती जो है वो मारा जाता है, हसन खां मेवाती मारा जाता है। जब बाबर के साथ युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ तो बाबर ने इसे जिहाद का नाम दिया था। क्या दिया था? इसे जिहाद का नाम दिया था। इसको जिहाद का अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इसे जिहाद का नाम दिया था। और जो बाबर की सेना थी वो राणा सांगा की सेना से काफी भयभीत थी, लेकिन फिर भी बाबर जो है वो जीत जाता है। ये उसके गन पाउडर का प्रयोग था, प्रयोग के कारण जीत जाता है। उसके घूम के मारने की नीति भी जीत जाती है और उसके पास मंगोल नीति थी, ये सारी मंगोल नीति थी, इसी कारण खानवा का भी युद्ध वो जीत जाता है। समय आता है 1528 का। 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध, 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, 1528 में होता है चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय जो राणा सांगा का साथ दे रहा था, राणा सांगा का साथ दे रहा, वो भी मारा जाता है। एक बात बताना मैं आपको भूल गया, जब खानवा का युद्ध हुआ था तो यहां से राणा सांगा जो था वो अपनी जान जैसे तैसे बचाकर भागकर वो चित्तौड़गढ़ पहुंच गया था राजस्थान, और वहां पर जाकर बाबर के खिलाफ दोबारा युद्ध की नीति
रणनीति बनाने लगा था। लेकिन वो काफी उम्र से भी ज्यादा हो गया था और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, तो उसके सरदारों ने जहर देकर 1528 में जहर देकर उसको मार दिया गया था। और उसके जो साथी थे मेदिनी राय और काफी जो साथी थे, वो 1528 में चंदेरी के युद्ध में वो मेदिनी राय भी मारा जाता है। उसके बाद साल आता है 1529, 1519 घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध 1529 में होता है। 1529 में जब वो ये घाघरा नदी के किनारे, आपको पता है घाघरा नदी की जो एक काली और कर्णाली, जब मैं जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे बता दिया कि काली और कर्णाली जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा नदी को बल्कि ये गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा नदी, और काली और कर्णाली ये नेपाल से आती है, काली और कर्णाली। लेकिन घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, और इस युद्ध की एक विशेषता और भी है कि ये दुनिया का इतिहास का पहला युद्ध है जो कि जल में भी लड़ा गया था और थल पर भी लड़ा गया था ये युद्ध, क्योंकि ये गंगा और घाघरा नदी में लड़ा गया था, और ये थल में भी लड़ा गया और जल में भी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऐसा युद्ध है जो थल में भी लड़ा गया था और जल पर भी लड़ा गया था, तो ये था घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में जो घाघरा का युद्ध है वो 1529 को होता है, 1529 को होता है, और इसने अफगानों को हराया था। इसमें नुसरत खान जो था वो बाबर के साथ, नुसरत खान जो है वो बाबर के साथ संधि कर लेता है। नुसरत खान यहाँ बाबर के साथ संधि कर लेता है, और महमूद लोधी था वो यहाँ पर मारा जाता है, और नुसरत खान जो है वो संधि कर लेता है बाबर के साथ। और फिर क्या होता है अगले ही साल 1530 में, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 30 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। 30 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। और बाद में जब अकबर आता है, अकबर को मैं पढ़ाऊंगा, जब अकबर आता है तो वो बाबरनामा पढ़ता है, तो अकबर तो अनपढ़ था लेकिन दूसरे से पढ़ाता है, ये अब्दुल रहीम खाना से पढ़ा था कि मेरे दादाजी का बाबरनामा आप पढ़ो। जैसे ही वो पढ़ता है तो वहां पर उसने लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो यहां से उठाकर उसे फिर उनकी अस्थियों को काबुल में दोबारा दफनाया गया था। तो ये मुगल काल से एक प्रश्न ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसकी दो मकबरे बने हैं, जिसकी दो कब्रें हैं। तो एक कब्र इसकी आराम बाग में थी और एक कब्र इसकी काबुल में थी। तो ये था बाबर का इतिहास। उसके बाद आता है हुमायूं। अगली क्लास में मैं हुमायूं को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो सही पसंद आई हो तो हमें जो है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।